me discuss how many central universities are there and what is the difference between central university, private university, and deemed university. So I'll share my screen with you guys and my presentation. And in case you are having any queries, you can just write on the chat. And after this presentation, after this half an hour discussion, I will take your queries. In the meanwhile, you can write your queries in chat and we'll take one by one after this presentation, right? So myself, Ishera, I am the director, as Garima ma'am introduced me, and I am going to discuss various career options also along with this webinar. 1 minute, I'm going to share my screen with you guys. And I'm very thankful to all parents and students who have taken their time to attend this webinar, and now almost 100 seats were there, and the house full. The house is full now. Now I'm going to start my presentation. Ma'am, can you see on the screen? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. So, first of all, what is the criteria of getting admission into Delhi University? So let me explain one by one. मैं एक बार स्क्रीन पे लिखूंगा. 1 minute please. Ma'am, can you allow me annotation please? Garima ma'am? Yes, sir, I can. Please. Thank you, ma'am. Now I can write. Thank you, ma'am. Okay, sir. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की कैटेगरीज में. देयर आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड पॉलिटेक्निक्स. सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो CUCET है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUCET? CUCET इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और सारी सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही एंट्रेंस एग्जाम को लेंगी. लोगों के माइंड में एक मिथ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा IP यूनिवर्सिटी, क्लैट, ये सब के एग्जाम्स कैसे होंगे? तो ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ही एग्जाम होगा कॉमन. और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा उसमें आप ये समझ लीजिए DU आता है, महाराष्ट्र, मुंबई यूनिवर्सिटी आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी आता है. हर स्टेट की यूनिवर्सिटी जो अलग स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वो इसमें नहीं आती है. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारा DU है, JNU है, जामिया है, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आती है. इन्हीं का ही CUCET होगा. पहली बात ये. और 50% मार्क्स बोर्ड्स में होंगे और 50% मार्क्स जो होंगे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड होंगे. अब एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा? एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है. सबसे पहले मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंस बता देता हूं. प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे आपने MIT का नाम सुना है, क्राइस्ट का यहाँ नाम सुना है, भारतीय विद्यापीठ हो गया, और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा आपका सिम्बोयसिस हो गया, नार्सी मुंजी हो गया, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं. इन सब के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होंगे. ये CUCET के अंदर नहीं आते हैं. और स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी जैसे IP यूनिवर्सिटी दिल्ली स्टेट की यूनिवर्सिटी है, इसका CET एग्जाम अलग होगा. यानी IP यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग होगा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा. और जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा वो उस एग्जाम को कंडक्ट करेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करेगी.
अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा DU JAT या DU AT, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, ये भी कौन कंडक्ट करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो पहला क्वेश्चन सबके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि देयर आर private universities, they will take separate exam. There are state universities like IB University, they will take separate exam. And for entire India, pan India, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी भी है उनका एक ही टेस्ट होगा। यानी कंपटीशन इस बार ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी है। लेकिन आपके लिए ये गुड न्यूज ये है कि अगर आपके 60% मार्क्स भी है, अगर आपके 60% मार्क्स भी है, तब भी आप एक टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। यानी हंसराज कॉलेज SRCC में जिन बच्चों को लग रहा है कि 98%, 99% तो एक ड्रीम है, लेकिन अब उनके लिए वो चीज, वो हर्डल क्लियर हो गया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको मैं डिस्कस करता हूं, ये जो स्क्रीन पे दे रखा है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा। बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन अभी से करनी है, बाद में करनी है। ये सारे क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। 1 मिनट। हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे एंट्रेंस एग्जाम का, CU-CET का, राइट। तो CU-CET का एग्जाम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पार्ट होगा एप्टीट्यूड और एक पार्ट होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई सिलेबस नहीं होता। सबसे पहले एक माइंड में रखिए बच्चे, एप्टीट्यूड में कोई सिलेबस नहीं होता। एप्टीट्यूड टेस्ट में चेक की जाती है आपकी जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज का कोई सिलेबस नहीं है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसमें जो भी करंट अफेयर्स आते हैं, जो भी न्यूज आती है, आपने उसको माइंड में रखना है। उसके बेसिस पे आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप सब लोगों ने KBC खेला होगा, कौन बनेगा करोड़पति में। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसका कोई सिलेबस थोड़ी होता है। सेम करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं होता, जीके का कोई सिलेबस नहीं होता। तो इससे आपकी नॉलेज चेक होती है। एप्टीट्यूड टेस्ट से आपकी नॉलेज चेक होती है। दूसरा आपका एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं कैलकुलेशंस का टेस्ट। यानी जिन बच्चों के पास मैथ्स 11th-12th में है उनको तो बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों के पास 11th-12th में मैथ्स नहीं है उनके लिए भी एक गुड न्यूज ये है कि वो भी CU-CET का एग्जाम दे सकते हैं, और उसमें अप टू 10th लेवल तक की मैथ्स आएगी। अप टू 10th लेवल तक की मैथ्स आएगी और सारे के सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद थर्ड जो आपका टेस्ट होगा एप्टीट्यूड टेस्ट में, सिलेबस जो सब्जेक्ट होगा वो होगा वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी मींस आपको इंग्लिश, आपकी वोकैब, आपकी ग्रामर, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या लेवल है, वो सब चेक होगा। तो ये सिलेबस, इसका कोई सिलेबस नहीं है। आपको सिर्फ जितनी आपने अभी तक 1st से लेकर 12th तक स्टडीज की है, उन स्टडीज के बेसिस पे ही आपको इन टेस्ट को देना है। फोर्थ जो होगा दैट इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि आपका ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग, वैसे कई बच्चों ने तो तैयारी कर रहे होंगे तो उनको लॉजिकल रीजनिंग पता होगा। जैसे एक आदमी यहां से एक स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर गया, फिर उसके बाद उसने लेफ्ट लिया, फिर उसने ईस्ट लिया, फिर उसने नॉर्थ लिया, फिर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है। ऐसे बहुत सारे लॉजिकल ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस होते हैं, पजल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ CU-CET का नहीं है। अगर आप कोई बैंक का एंट्रेंस एग्जाम देते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हो, किसी भी इवन IAS के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हो, जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं, उन सब में आपका ब्रेन, आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपकी GK, आपका मैथ्स, आपकी वर्बल एबिलिटी चेक होती है। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपका जो CU-CET का सिलेबस है, CU-CET में आपको सबसे पहला टेस्ट जो होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। वो हर किसी के लिए कॉमन होगा। लेकिन जो सेकंड एग्जाम होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट।
ये बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि अब 12th के मार्क्स की वैल्यू नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। 12th के मार्क्स की 50% वेटेज तो है ही है, लेकिन बच्चों जो आपने 12th क्लास में सब्जेक्ट पढ़ा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए 12th की 50% वेटेज तो आएगी, लेकिन आपने 11th क्लास में जो अकाउंट्स पढ़ा, 12th क्लास में जो अकाउंट्स पढ़ा और 11th क्लास में जो बीएसटी पढ़ा, 12th क्लास में जो बीएसटी पढ़ा, इन सब में से किसी भी चैप्टर में से किसी से भी कोई भी एमसीक्यू उठ के आ जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे कॉमर्स के बच्चे बैठे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 11th के जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, रूल्स ऑफ जर्नल थे, लेजर थे, या बिजनेस स्टडीज में कंपनी फॉर्मेशन कैसे होती है, और आपने काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो वो बुक्स अगर आपने किसी को दी है तो उससे वापस ले लीजिए, क्योंकि 12th के बोर्ड के बाद आपको एक बार डीयू एंट्रेंस के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। और इवन साइंस स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं कि हमें बीएससी करना है, फिजिक्स ऑनर्स या बॉटनी ऑनर्स या हिस्ट्री या पॉल साइंस ऑनर्स, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट पॉल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, तो उन सब बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि 11th और 12th, मैं बार बार फिर से कह रहा हूं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट जो होगा वो सिर्फ 12th के बेस नहीं होगा। 11th और 12th में आपने जितना भी फिजिक्स पढ़ी या केमिस्ट्री पढ़ी या बायोलॉजी पढ़ी या पॉलिटी पढ़ी, जिस भी कोर्स को आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, ऑनर्स कोर्स को, उसके लिए आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट देना ही पड़ेगा। और इन दोनों टेस्ट को करने के बाद आपका एक कंसोलिडेटेड स्कोर आएगा और उस कंसोलिडेटेड स्कोर के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो ये सब चीजें आपके सीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है। अब पॉइंट ये राइज होता है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। अभी तो बच्चों तैयारी करने का सिर्फ आपके पास 12th का ही सब्जेक्ट है, 12th के सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़ रहे हो, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उससे 12th की प्रिपरेशन तो हो जाएगी। 11th के सब्जेक्ट्स की आप प्रिपरेशन करना बोर्ड के एग्जाम्स के बाद, तो इससे आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट की प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी। बट इफ वी टॉक अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए आपको थोड़ा सा अभी से ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करो, उससे आपकी जीके और इंग्लिश दोनों इंप्रूव हो जाएंगी। रही बात मैथ्स की और रही बात लॉजिकल रीजनिंग की, इसके लिए आपको क्लासेस या रिकॉर्डेड वीडियोस ज्वाइन करनी पड़ेगी, मटेरियल लेना पड़ेगा, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम है और इसमें बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है और हर तरीके का बच्चा इसमें प्रिपेयर करेगा। तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं अपनी पीपीटी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्क्रीन पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है, यानी 60% से अबव वाला बच्चा जो है वो अब एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकता है। लेकिन इसकी एक मैथमेटिक्स क्या है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको कैसे आपका कंपटीशन आप फेस कर सकते हैं। सपोज एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, ध्यान से देखना बच्चों। एक स्टूडेंट ए है, उसके 12th में 90% मार्क्स है, और एक स्टूडेंट बी है, उसके 12th में 70% मार्क्स है। अब हम ये बात कर चलते हैं कि इसका 50% वेटेज कितना होगा, 45 पॉइंट्स, और इसका 50% वेटेज होगा 35 पॉइंट्स। अब उसके सीयूसीटी में यानी एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट ए के, मान लो एंट्रेंस एग्जाम में 90% वाले बच्चे ने 12th में फोकस किया, एंट्रेंस में फोकस नहीं किया, एंट्रेंस एग्जाम में उसके 80% मार्क्स हैं, तो 80% मार्क्स आए तो इसका मतलब ये 70% मार्क्स आए, सपोज 70% मार्क्स आए एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसके 35 पॉइंट्स लगेंगे, यानी 50% वेटेज लगेगा। और जिस बच्चे ने 12th में परसेंटेज में फोकस नहीं किया, उसने सीयूसीटी में अच्छा परफॉर्म कर लिया और सीयूसीटी में उसके 95% मार्क्स आ गए सपोज, राइट। तो सीयूसीटी में अगर 95% आ गए तो इसका जो 50% वेटेज होगा वो होगा 47.5। तो इसके 47 प्लस 35, ध्यान से देखो बच्चों, ये 82.5 मार्क्स आ गए, जिसके 12th में 70% मार्क्स है, और इसके सिर्फ इन दोनों के कंसोलिडेट करके 80 पॉइंट्स आए।
यानी एक बच्चा जिसके 12th में 90% है और दूसरा बच्चा जिसके 12th में 70% है, अगर वो एंट्रेंस में अच्छे परफॉर्मेंस दे जाता है तो वो परसेंटेज को भी टेक ओवर कर सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके लिए है। और एक गुड न्यूज ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास जैसे इको ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, डीयू जैट में भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये एक न्यूज आने वाली है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ये न्यूज आने वाली है कि सब बच्चे विदाउट मैथ्स और विद मैथ्स वाले भी सारे कॉलेजेस में सारे मतलब एंट्रेंस को बैठ सकते हैं और उनके लिए भी एडमिशन ओपन हो जाएगा इको ऑनर्स में और बीकॉम ऑनर्स में। हो सकता है कि आपको एक मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स डीयू निकालेगी और मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स एक स्टार्ट कर देंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक बच्चा है 11th 12th में, कॉमर्स विदाउट मैथ्स है और कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाला बच्चा चाहता है कि मुझे सुखदेव कॉलेज में जाना है। वैसे अभी फिलहाल उसमें क्या है कि डीयू जेट के एंट्रेंस एग्जाम में विदाउट मैथ्स वाले बच्चे नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर ये CUCT में ये क्राइटेरिया हट गया तो आप सुखदेव कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बट आपको एक मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स भी करना पड़ेगा। मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स भी करना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट्स साथ साथ आपको चैट में जो भी क्वेरीज इससे रेलेवेंट होगी उसके आंसर्स मैं देता रहूंगा। अगर आपकी चैट में रेलेवेंट आंसर्स अभी नहीं दे पा रहा हूं, रेलेवेंट चैट नहीं होगी, तो लास्ट में सेशन के बाद हम इस वेबिनार के एंड में आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो चैट में गरिमा मैम आप मेरी हेल्प करेंगे सो दैट अगर रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं तो हम साथ साथ भी ले लेंगे। आप बताएंगे क्या रेलेवेंसी अभी चैट में क्या आ रही है। एक बच्चे ने लिखा है, गरिमा मैम आप मुझे बताएंगे। गरिमा मैम कैन यू हियर मी? 1 मिनट, लगता है गरिमा मैम स्क्रीन पे नहीं सर है। नहीं, मैं हूँ और मैं बच्चों के आंसर्स दे रही हूँ जो वो चैट में लिख रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आगे कंटिन्यू करता हूँ। स्टूडेंट्स, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है। अब इसमें जो अब हम आते हैं एक नई चीज पे जिसका नाम है डीयू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की या गवर्नमेंट की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, NEP क्या है? आपको इस साल से ग्रेजुएशन जो है वो सही, कई बच्चों ने सुना होगा कि वो 4 इयर्स की हो जाएगी, 4 साल की हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपके पास फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, सिमिलर टू USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, ये जितनी भी हमसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन सब ने अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही लिबरल और बहुत ही फ्लेक्सिबल किया हुआ है स्टूडेंट्स। यानी कोई भी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बच्चे आजकल बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं इको ऑनर्स करूं या मैं पॉल साइंस ऑनर्स करूं या मैं HM करूं या मैं क्या करूं। और पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स जो है वो एक कोर्स में पेरेंट्स के प्रेशर में या फ्रेंड्स के प्रेशर में थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते थे और किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे, फिर बाद में 1 साल ड्रॉप करते थे, उनको दोबारा से कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता था। इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आप मान लो आपको लगता है कि आपने मान लो बीकॉम ऑनर्स किया या आपने मैथ्स ऑनर्स किया और आपको लग रहा है कि आपसे ये नहीं हो पा रहा, तो आप फर्स्ट ईयर में एग्जिट ले सकते हो उस मैथ्स ऑनर्स के कोर्स से या उस बीकॉम ऑनर्स के कोर्स से, और आपके जो क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी या कोई भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया में क्या करेगी, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, वो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, चाहे वो आप पॉल साइंस में पढ़ो, चाहे वो फिजिक्स ऑनर्स में पढ़ो, चाहे आप मैथ्स ऑनर्स में पढ़ो या किसी भी कोर्स में पढ़ो, उसके हर सब्जेक्ट को 10 to 15 क्रेडिट्स देंगे। ठीक है, अगर मान लो आपके 15 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं तो आप ये 15 सब्जेक्ट्स आपने 3 साल में पढ़ने हैं तो आपको 150 क्रेडिट्स मिलेंगे। क्रेडिट्स मतलब पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में
फर्स्ट ईयर में मान लो आपने 5 सब्जेक्ट्स पढ़े और 5 सब्जेक्ट्स में आपने हर सब्जेक्ट को 10 क्रेडिट्स मिले हैं, तो 10 इंटू 5 आपको कितने क्रेडिट्स मिल चुके हैं? 50 क्रेडिट्स। और आपको अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए 150 क्रेडिट्स चाहिए। आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हो, आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कोर्स को शिफ्ट कर दोगे। तो आप मान लो आपने पहले मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन लिया और उसके बाद आपने इको ऑनर्स में एडमिशन ले लिया सेकेंड ईयर में, तो आपके मैथ्स ऑनर्स के जो 50 क्रेडिट होंगे उसमें से जितने भी क्रेडिट्स इको ऑनर्स में यूटिलाइज होंगे, मान लो 50 में से उन्होंने कहा कि हम 30 क्रेडिट्स हम आपके कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और आपको इको ऑनर्स कंप्लीट करने के लिए 150 क्रेडिट्स चाहिए, तो आपको 120 क्रेडिट्स और लेने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है लेकिन लेटर ऑन आपको समझ में आ जाएगा। इन नटशेल मैं आपको सिर्फ एक यही चीज बताऊंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद भी एग्जिट चाहोगे तो आपको एग्जिट मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा डीयू से। अगर आप सेकेंड ईयर से करने के बाद ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करना चाहते, आपका कोर्स पसंद नहीं आ रहा, आपका गलत डिसीजन हो गया है, तो आप सेकेंड ईयर के बाद भी एग्जिट कर सकते हो, लेकिन सेकेंड ईयर के बाद आपको मिल जाएगा डिप्लोमा। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि आपने सोचा कि मुझे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इंडिया में पढ़ लिया, अब मुझे थर्ड ईयर मान लो यूके पढ़ना है, या मुझे थर्ड ईयर में कनाडा में पढ़ना है, या मुझे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, तो हमारे क्रेडिट अगर यहाँ पे हम डीयू में अगर एक कोर्स से मैथ्स ऑनर्स से अगर हम बीकॉम ऑनर्स में क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम इस क्रेडिट को यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम इतना सिस्टमैटिक होगा कि अगर आपने मान लो एमिटी में एडमिशन लिया, मान लो आपको इस साल डीयू में एडमिशन नहीं मिला, एमिटी में एडमिशन मिल गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, तो ऐसा भी प्रोविजन आने वाला है कि फर्स्ट ईयर के बाद भी आप, क्योंकि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूं, अभी मैं सीयूसीटी की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज सबको एक ही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। यानी अगर आपने एमिटी यूनिवर्सिटी से मान लो फर्स्ट ईयर बीबीए किया, तो आप 3 साल तक आप वहां पे फंस नहीं सकते। आप फर्स्ट ईयर के बाद वहां से एग्जिट लेके आप सेकेंड ईयर डीयू से भी कंटिन्यू कर पाएंगे, सेकेंड ईयर डीयू से भी कंटिन्यू कर पाएंगे अगर इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होती है तो ये एनईपी बताएगी। जैसा मैंने न्यूज में पढ़ा है, जैसा मैंने पॉलिसी के ड्राफ्ट में पढ़ा है, एनईपी के अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से इंटर ट्रांसफर ले सकते हैं, इन दोनों के एमओयू साइन होने चाहिए। तो ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम आ रहा है स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में आप चाहो तो आपको डिग्री मिल सकती है। आप अगर 3 साल स्टडीज कर लो और अगर आपको आगे मास्टर्स नहीं करना, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर आपको मास्टर्स नहीं करना यानी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी, तो आपकी ग्रेजुएशन अगेन 3 साल की फिनिश होगी, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे हायर स्टडीज करनी है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो आपको 4th ईयर भी पढ़ना पड़ेगा। 4th ईयर में आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और जो बच्चे, इसमें भी 2 ऑप्शन है, इसमें सिर्फ लोग ऑनर्स की डिग्री करना चाहते हैं या आगे रिसर्च ऑप्शन में जाना चाहते हैं। साइंस स्टूडेंट बेसिकली रिसर्च ऑप्शन में भी जाते हैं, तो उसके लिए उनको थीसिस लिखनी पड़ेगी। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आज मैं मेन पार्ट्स बताऊंगा, लेकिन आफ्टर दिस सेशन सब स्टूडेंट्स के पास टीचवेल का मेरा व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर रहेगा। आपकी जो पर्सनलाइज क्वेरीज होंगी, पूरे करियर प्लानिंग, कैसे आगे बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, या बैचलर्स इंडिया से करना है, मास्टर्स अब्रॉड से करना है। अब तो ऑप्शन ये भी है कि 2 साल इंडिया से और फिर 2 साल आगे, पूरे बैचलर्स करने की जरूरत नहीं है, 1 साल इंडिया से पढ़ लो, आगे के 2 साल या 3 साल अब्रॉड से कर लो, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एट पार है। वी शुड बी थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट की उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इतनी फ्लेक्सिबल स्टडीज निकाली है। तो 4th ईयर ऑनर्स डिग्री करने वाले बच्चे को आगे मास्टर्स करनी है तो 4 इयर्स की ऑनर्स डिग्री करनी पड़ेगी।
और पहले मास्टर्स जो होती थी वो 2 साल की होती थी। अब वो मास्टर्स जो होगी, क्योंकि आपने 4th ईयर की ऑनर्स डिग्री ले ली है, तो अब आपको मास्टर डिग्री सिर्फ 1 ईयर की लेनी पड़ेगी। यानी 4 साल की ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ करने के बाद, अगर आपने मान लो बीकॉम ऑनर्स करा और उसके बाद आपने एमकॉम किया, तो पहले बीकॉम ऑनर्स 3 साल की होती थी और एमकॉम जो है वो 2 साल की होती थी। अब होगा बीकॉम ऑनर्स 4 इयर्स की होगी और एमकॉम सिर्फ 1 ईयर की होगी। यानी आपके जो ड्यूरेशन है वो उतना ही रहा, लेकिन मास्टर डिग्री का ड्यूरेशन इन्होंने कम कर दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनईपी, जिसका इफेक्ट आपका डीयू में आगे और या किसी भी यूनिवर्सिटी में पड़ेगा। हमने आपको अभी डिस्कस किया फ्लेक्सिबल सिस्टम के बारे में। अब हम सिस्टम कर रहे हैं क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट्स मैंने बताए थे कि हर सब्जेक्ट को कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। आर यू गेटिंग माय, आर यू वाचिंग द स्क्रीन? आपको स्क्रीन दिख रही है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, तो क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि अगर आपको इंडियन यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफर करना है तो वो तो बहुत ही इजी वे है। इजी वे क्या है कि मान लो आप डीयू में हैं, आप डीयू में एक कोर्स कर रहे हैं, मान लो इको ऑनर्स, और आपको उसको कन्वर्ट करना है बीए प्रोग्राम में, तो आप अपने इको ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं और बीए प्रोग्राम को सेकंड और थर्ड ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे जोश में या किसी के कहने पर एक डिफिकल्ट कोर्स ले लेते हैं, बाद में उनको अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करना है या आपको उनको बाद में कोई स्ट्रीम चेंज करनी है, तो पहले बहुत मुश्किल होता था। अब आपको फर्स्ट ईयर आपने अगर इको ऑनर्स किया है तो इंटर क्रेडिट ट्रांसफर बहुत आसान होगा। और सिमिलरली डीयू और एमईटी में भी क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम इतना टफ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने डीयू से क्रेडिट ट्रांसफर करना है, मान लो आपने कनाडा में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, मान लो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जाना है, क्या ये तो बहुत ही हाई क्लास नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, हम ब्रॉक यूनिवर्सिटी का बात करते हैं या हम ट्रेंट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एमओयू होना बहुत जरूरी है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, तभी वो क्रेडिट ट्रांसफर होंगे। हर किसी के क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ये सब चीजें आप लोगों को मेरे टच में रहना पड़ेगा या किसी काउंसलर के टच में रहना पड़ेगा जो आपको फ्यूचर में गाइड करे। अब हम ये बताते हैं कि किन किन यूनिवर्सिटीज का कोलैबोरेशन इंडिया और अब्रॉड में भी होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन इंडिया और अब्रॉड में भी होगा, और ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन सिर्फ अब्रॉड की यूनिवर्सिटी के साथ होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन किसी इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है। मान लो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो डीयू में अवेलेबल नहीं है या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जैसे हम एक बात करते हैं शिव नाडर यूनिवर्सिटी। अब शिव नाडर यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो टेक्निकल कोर्सेज कराती है, डेटा साइंसेज से रिलेटेड कोर्सेज कराती है। तो आप ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हो। ड्यूअल डिग्री का मतलब है कि आपने डीयू से भी, आपकी डिग्री पे डीयू भी लिखा होगा और आपकी डिग्री के ऊपर शिव नाडर भी होगा, यानी डबल डिग्री मिलेगी आपको, या ज्वाइंट डिग्री मिलेगी। डबल डिग्री और ज्वाइंट डिग्री में फर्क ये होता है कि ज्वाइंट डिग्री में आपको 2 साल डीयू से पढ़ाई की और 2 साल किसी कनाडा की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तो आपको ज्वाइंट डिग्री मिल जाएगी। ट्विनिंग अरेंजमेंट का मतलब ये होता है, ट्विनिंग अरेंजमेंट का मतलब पढ़ आप डीयू में रहे हैं लेकिन फैकल्टी जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ा रही है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम पढ़ा रही है। ऐसा भी पॉसिबल होगा फ्यूचर में, क्योंकि अब आजकल ऑनलाइन का जमाना है। और क्रेडिट ट्रांसफर और क्रेडिट रिकॉग्निशन तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कभी भी आप अपने क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो। यानी एक भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा, एक भी साल वेस्ट नहीं जाएगा। अब आते हैं आगे, कोलैबोरेशन क्या है, किस किस यूनिवर्सिटी किस किस से कर सकती है। देखो, आपको कभी भी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी इंडिया में चेक करनी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीयू, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर यूनिवर्सिटी, तो आपको एक नाम नोट कर लो, नैक। जो भी समझदार बच्चा है सबसे पहले वो ये चेक करेगा कि उसका नैक स्कोर क्या है। ये नैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल इंडियन इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेशन देती है। अगर इसका स्कोर 3.01 है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो कि अगर नैक का स्कोर किसी भी यूनिवर्सिटी का 3.3 से ऊपर है तो इसका मतलब वो टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आ जाती है।
और टॉप 100 यूनिवर्सिटी वाली जो नेट जिसका स्कोर टॉप 100 में होगा 3.01 होगा, वो यूनिवर्सिटी ही फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन कर सकती है। और इसी तरह एक और एजेंसी है जिसका नाम है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। ध्यान से नोट करो, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। स्टूडेंट्स, जब भी मैं किसी स्टूडेंट की स्टडी अब्रॉड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, यूके के लिए, यूएस के लिए, जब भी मैं उनको गाइड करता हूं, तो सबसे पहले मैं QS वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी चेक करता हूं कि उसकी वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है, उसकी कंट्री में क्या रैंकिंग है, उसकी वहां के प्रोविंस में क्या रैंकिंग है, और उसकी वेबसाइट है QS। ये दो चीजें याद रखना अपनी रिसर्च के लिए, NAAC एक्रेडिटेशन और QS वर्ल्ड रैंकिंग। और जो भी बच्चा बाहर से कोई ऑनलाइन कोर्स करता है, अब ऑनलाइन कोर्स की बात बताए तो आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट है, कोर्स एरा है, यूडेमी है, एडेक्स है, ये जितनी भी वेबसाइट्स है ये ऑनलाइन कोर्सेज करती हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज का क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम नहीं होगा। ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के जो आप DU से अगर कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो उसका भी कोई क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम नहीं होगा, ये सिर्फ रेगुलर वर्सेस रेगुलर होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और इस साल से DU में काफी प्रोग्राम्स चेंज हो जाएंगे, काफी कोर्सेज के नाम चेंज हो जाएंगे, तो ये आपको धीरे धीरे करके पता लगता रहेगा। जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंस, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंस को सिर्फ बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स ही कहा जाएगा, बट स्पेशलाइजेशन इन फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस। इसी तरह अगर आप इको ऑनर्स कर रहे हैं तो अब इसको इको ऑनर्स नहीं कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा बैचलर BSc या BA इन इकोनॉमिक्स। ये नाम थोड़े चेंज होंगे, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो जब आपको पता लग जाएगा। हाँ, इस साल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि आपकी DU इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पैटर्न पे चलेगी, या कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर चलेगी, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने स्टूडेंट्स को, यानी वहां पे अगर कोई बच्चा रिसर्च भी कर रहा है तब भी उसको एक अलग से लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी, यानी DU में भी आपको एक इंडियन लैंग्वेज होगी और एक साथ में आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो फ्रेंच भी हो सकती है, वो स्पेनिश भी हो सकती है। इस साल से आपको इन कोर्सेज के साथ एडिशनल कोर्सेज भी करने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ आपको वेल बीइंग और हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि अब सोशल और इमोशनल लर्निंग, ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स ये होता है कि एक साइंस वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो लॉ वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स वाला स्टूडेंट हो, उसको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, उसको अपनी वेल बीइंग का ध्यान रखना है, तो उससे रिलेटेड कोर्स भी करना पड़ेगा। इसी तरह आपको एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजिंग स्किल से रिलेटेड कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स करने पड़ेंगे। अब ये जो चीजें हैं ये US में, कनाडा में तो होता है, लेकिन वो आपको इस कोर्स के साथ क्यों करा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी हॉलिस्टिक लर्निंग हो, आपकी हॉलिस्टिक लर्निंग हो। इसका मतलब आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे किताबी कीड़े नहीं होना चाहिए, आपको अपने ओवरऑल एनवायरनमेंट के बारे में बताना चाहिए। आपके पास, आपको कम्युनिटी सर्विस, आपको सोशल सर्विस, अपने जो गरीब लोग हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ कोर्सेज कराए जाएंगे। आपको डिजाइनिंग स्किल्स, IT स्किल्स भी लेना चाहिए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आगे बताऊंगा अगली प्रेजेंटेशन में, लेकिन ये नए कोर्सेज आ रहे हैं। और इसके अलावा एक नई चीज जो वैसे तो नई नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक क्लस्टर इनोवेशन सेंटर सेटअप हुआ है। इस क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में आप पैरेलली अपनी डिग्री के साथ कुछ एक्स्ट्रा डिग्रीज भी कर सकते हैं। इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे एक आपने बीटेक मैथमेटिक्स एंड इनोवेशन दे रखा है, ये वाला कोर्स है, और एक बीटेक इन ह्यूमैनिटीज है। इसमें आप जर्नलिज्म, एजुकेशन, हिस्टोरिकल टूरिज्म, काउंसलिंग, आर्ट एंड डिजाइन, इससे रिलेटेड पैरेलल कोर्सेज कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करना क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के बारे में, इसके भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जो बच्चे अभी इस समय सेकंड ईयर में भी हैं, थर्ड ईयर में भी हैं, मान लो जो बच्चे अभी 12th में नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है, वो अपनी डिग्री के साथ क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में एडमिशन लेके, यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा इनोवेटिव एप्लीकेशंस और आपको इंटर्नशिप्स बहुत अच्छे तरीके से करने को मिलती हैं।
इनका टाई अप काफी सारी इंडस्ट्रीज के साथ है। तो ये सब चीजें दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी स्टूडेंट्स। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप जब 12th के बाद एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं या 12th के साथ साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं और उसमें आपको एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन देयर आर अदर एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल जिनका आप इसी एप्टीट्यूड के साथ साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ जो पैटर्न जो होगा उसमें थोड़ा चेंज होगा। जैसे अदर एंट्रेंस एग्जाम में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट DU JET है, जिसमें आपको BBA और BBA फाइनेंस का एक कोर्स होता है। DU JET के अंदर एक BBA इस बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर्स होता है और एक होता है BMS बैचलर मैनेजमेंट स्टडीज। इसके कोर्स में भी आपका जो सिलेबस होगा वो जो CUCET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसी का सिलेबस आएगा। बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस साल DU JET को CUCET रिप्लेस कर देगा, और अगर DU JET को CUCET रिप्लेस कर देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि DU JET में अभी तक जो बच्चे 11th और 12th की मैथ्स पढ़ रहे थे उनको टेंशन हो रही थी, मेरे को पूरा यकीन है, ऐसा मेरा गेस है कि CUCET में 11th 12th का मैथ्स नहीं आएगा, अप टू 12th 10th लेवल तक का मैथ्स आ जाएगा। यानी जो बच्चों के पास मैथ्स का, जिनके माइंड में मैथ्स का फियर है, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि CUCET आने से वो DU JET रिप्लेस कर देगा उसको, तो DU JET से रिप्लेस हो जाएगा वो, और सॉरी CUCET DU JET को रिप्लेस करेगा। एक और कोर्स है, एक और न्यूज देना चाहूंगा, शायद कुछ बच्चों को पता भी होगा, IPM आपने सुना होगा, IIMS का एक कोर्स है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। अब जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है IIMS का, जिसमें आप BBA प्लस MBA 5 इयर्स का प्रोग्राम करते हैं, उसमें आपको 3 साल बाद भी आप एग्जिट ले सकते हैं तो आपको BBA की डिग्री मिल जाएगी, और 2 साल अगर आप कंप्लीट करते हैं तो MBA मिल जाएगा। हो सकता है कि IIM वाले भी इस साल इस पैटर्न को चेंज कर दें एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बट पॉइंट इज दिस, जो मेरा कहना क्या है कि IIM में भी एप्टीट्यूड टेस्ट में वही मैथ्स आएगा अप टू 10th लेवल तक का, और इंग्लिश आएगी जिसमें वोकैबुलरी ग्रामर होगा, यानी मैथ्स और इंग्लिश, और साथ में पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, इसके लिए आपको GK पढ़नी पड़ेगी। एक नई न्यूज ये है कि IIM पहले 3 थे, अब 5 खुल गए हैं। 5 खुल गए कहां पे हैं ये मैं बता देता हूं। एक तो है IIM इंदौर, एक है IIM रोहतक, एक है IIM रांची, एक है IIM दुर्गापुर और एक है IIM जम्मू। और कई बच्चों के माइंड में एक कंफ्यूजन और भी है, एक IIM ने ऐसा किया है कि उसने SAT के पैटर्न पे एडमिशन लेने की बात की है, ये अभी न्यूज में आया है। हो सकता है कि वो SAT क्या होता है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो US के बच्चों के लिए होता है। US के बच्चे इसी टेस्ट को देके अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे DU JET के अंदर जो 3 कोर्सेज थे वो हो सकता है कि CUCET उसको रिप्लेस कर दे। IPM का हो सकता है कि ये 3+2 का जो क्राइटेरिया है ये 4+1 हो जाए, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना है। और तीसरा, मैंने एक इंफॉर्मेशन दी कि 5 IIMs हो चुके हैं, तो IIMs में एक बार अगर आप पहुंच गए तो लाइफ आपकी बन गई। इसका मतलब ये है कि आप जब निकलोगे बाहर तो आपके पास IIMs का टैग होगा। बच्चे 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कैट की तैयारी करते हैं और इतनी मुश्किल से IIMs में एडमिशन मिलता है, और अगर आप 12th के बाद ही अगर इसके अंदर क्रैक करके जा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। और उसके बाद बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये DU में भी होता है। इसके लिए DU का एंट्रेंस होता है DUAT, दिल्ली यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें ये भी हो सकता है कि रिप्लेस हो जाए CUCET से। तो DU के सारे जितने भी छोटे छोटे एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे अलग अलग, वो CUCET से रिप्लेस हो जाएंगे। तो आपके लिए अलग अलग एंट्रेंस के फॉर्म भरने की भी टेंशन नहीं रहेगी और अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने की भी टेंशन नहीं रहेगी, बिकॉज हर एंट्रेंस एग्जाम में 4 एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, अभी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे, अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम एक सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सिम्बायोसिस का, या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, या भारतीय विद्यापीठ का, या हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, स्टेट यूनिवर्सिटी, इफ वी टॉक अबाउट स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे हमारी दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी है, IP यूनिवर्सिटी में अभी तक
ध्यान से देखो, जो भी हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे हमारा प्रोफेशनल कोर्स है बीजेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे डीयू वाले सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट ले रहे हैं, यानी इको ऑनर्स के लिए इको का टेस्ट लेंगे, पॉल साइंस ऑनर्स के लिए पॉल साइंस का टेस्ट लेंगे, साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए साइकोलॉजी का टेस्ट लेंगे, वैसे ही आईपी यूनिवर्सिटी वाले या अदर यूनिवर्सिटीज वाले जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम्स लेंगे, वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के टेस्ट के अलावा एक स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेंगे। यानी अगर आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको क्रिएटिव राइटिंग का टेस्ट अलग से लेना पड़ेगा, बिकॉज यू शुड बी गुड इन राइटिंग, और साथ में आपको मीडिया अवेयरनेस का भी टेस्ट देना पड़ेगा। मीडिया में क्या चल रहा है, कौन सा न्यूज चैनल को नंबर 1 अवार्ड मिला, कौन सा न्यूज़पेपर बढ़िया चल रहा है, कौन सा ब्रांड लॉन्च हुआ, तो मीडिया से रिलेटेड जिसको अवेयरनेस है वही इस टेस्ट की प्रिपरेशन करे, उसी तरीके से टेस्ट की प्रिपरेशन करे और इस टेस्ट को क्रैक करे। सिमिलरली ऐसे काफी सारे कोर्सेज हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, जैसे हमने बीबीए की बात की। अब बीबीए डीयू में तो सीयूसीटी के अंदर या डीयू चैट के अंदर आएगा, लेकिन अगर बीबीए आपको आईपी यूनिवर्सिटी से करना है, अगर आपको बीबीए सिम्बायोसिस से करना है, तो यहाँ पे एक अलग से एक्स्ट्रा टेस्ट होगा जिसका नाम होगा बिजनेस एप्टीट्यूड। बिजनेस एप्टीट्यूड में आपको ब्रांड्स, कंपनीज, प्रोडक्ट्स, उनके ट्रेडमार्क्स, उनके लोगोस, इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया की बैंकिंग सिस्टम, बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट अलग होगा और बिजनेस एप्टीट्यूड टेस्ट उसके अंदर इंक्लूड होगा। सिमिलरली अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से बीसीए करना है तो आपका चेक होगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यानी कौन सा ब्रांड लॉन्च हुआ आईटी में, कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, मशीन लर्निंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, लेटेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है, चाहे वो आप आईएचएम पूसा से करो, आईएचएम या आईपी यूनिवर्सिटी से करो, या ताज से करो, या ओबरॉय से करो, कहीं से भी होटल मैनेजमेंट करो, होटल मैनेजमेंट में दे विल चेक योर personality, they will take your interview, they will conduct group discussion, they will check your aptitude test, और वो साथ साथ आपका एक सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड भी आता है। उसमें क्या आता है, सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड। तो आपको जब भी फॉर्म्स भरने हैं, चाहे वो डीयू के फॉर्म भरने हैं, चाहे वो आईटी के फॉर्म भरने हैं, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरने हैं, उन फॉर्म्स को भरते समय आपको एक अपना ऐसा बुके बनाना है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपके ऊपर एक तो प्रिपरेशन का बर्डन ना पड़े, और इस साल वैसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कोविड की वजह से, आप सब लोगों के पास एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने का टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि आपके मई में एग्जाम्स हैं और अभी चल रहा है, मान लो आज से हम मान करते हैं 1 मार्च शुरू हो गया कल से, तो अभी आपके पास अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक आपके पास अभी ये 1.5 मंथ्स है। अगर आप इस 1.5 मंथ्स को यूटिलाइज करो और उसके बाद जून से लेकर जून एंड तक कुछ एग्जाम्स की आपको डेट मिल जाएगी, जून फर्स्ट वीक से जून एंड तक, यानी एक महीना ये जून का मिल जाएगा या जुलाई का फर्स्ट वीक मिल जाएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक से ज्यादा का टाइम आपके पास नहीं है, तो आपके पास अभी भी 2.5 मंथ्स है। तो आप 2.5 मंथ्स में डीयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी थोड़ी बहुत कर सकते हो और बाकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, राइट। अब जो बच्चे क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या क्लैट पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत टफ हो गया, क्योंकि क्लैट का पेपर तो 13 जून को ही डिक्लेयर हो चुका है। क्लैट का, लॉ का, एआईएलएटी का, इन सबके एग्जाम जून में ही है, तो इसके लिए तो आपको अभी से ही कमर कसनी पड़ेगी, अभी से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ, एक और एग्जाम है बीएलएड, इसके बारे में मुझे लगता है कि ये सीयूसीटी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसका सिलेबस, क्योंकि ये एलिमेंट्री टीचर्स का है, ये गर्ल्स के लिए है, इसके लिए आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, इन सब पे कमांड होनी जरूरी है। तो मैं ये समझता हूं कि बीएलएड का एंट्रेंस टेस्ट सेपरेट ही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक निश ऑडियंस के लिए, टीचिंग ऑडियंस के लिए। इसी तरह एक कोर्स है लिबरल आर्ट्स। लिबरल आर्ट्स में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे सिम्बायोसिस है, फ्लेम यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, वहां से भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स लिबरल आर्ट्स कर सकते हैं। और वैसे भी एक आईआईटी मुंबई का, आईआईटी चेन्नई का भी एक कोर्स होता है लिबरल आर्ट्स का, HSEE, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जाम।
ऐसे डीयू में भी एक बीए इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का एग्जाम होता है। और जो बच्चे डिजाइन में अच्छे हैं, ड्राइंग में अच्छे हैं, वो डिजाइनिंग कोर्स को करने के लिए अपनी स्केचिंग पे भी फोकस करें। यानी उनको दो तरीके से टेस्ट देना पड़ेगा, एक होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और एक होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट मींस आपकी ड्राइंग चेक की जाएगी। डिजाइनिंग के एंट्रेंस एग्जाम एनआईएफटी एनआईटी के तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पर्ल के, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के, वो बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अभी फॉर्म्स निकलने बाकी हैं, तो आप उनको भी दे सकते हो। तो ये अलग एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस है, लेकिन इन सबको कंक्लूजन ये है कि मोटा मोटा आप ध्यान से देखो 85% टू 90% सिलेबस जो है सब एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेम है, और उसमें से भी 50% सिलेबस जो है आप सब बच्चे घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके इंग्लिश और आपकी जीके अप टू डेट हो जाएगी। नहीं तो मैं आपको अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक दूंगा, आप उस टेलीग्राम के चैनल को ही ज्वाइन कर लोगे तो हमारी तरफ से, टीचवेल की तरफ से ही आपको रोज जीके के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सब था सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। अब बच्चों के एक माइंड में होता है कि सर हमने इंडिया से पढ़ाई कर ली या हमने ग्रेजुएशन कर लिया, तो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करनी है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सेशन में अलग से रखूंगा स्टूडेंट्स। पोस्ट ग्रेजुएशन बस एक इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जरूर बताऊंगा कि जब आपकी कॉलेज शुरू हो जाएगा, मान लो हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि आपने 12th के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, आपकी हो सकता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाए, हो सकता है कि आपको एक एवरेज यूनिवर्सिटी मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी हायर एजुकेशन को प्लान कर लेते हो, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो अब्रॉड से हो, और वो अगर आप फर्स्ट ईयर से प्लान कर लेते हो तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो हायर एजुकेशन की प्लानिंग क्या होती है ये याद रखना। जो चीज आपको शायद 10th 11th में किसी ने नहीं बताई होगी, ये मैं अभी से बता देता हूं कि अगर मान लो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो और आपको थर्ड ईयर में किसी टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया या अब्रॉड में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग। इसके लिए क्या बिल्ड करना पड़ेगा? अपना प्रोफाइल। प्रोफाइल मींस आपको अपना रिज्यूमे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और ये जो डीयू में इस साल से जो इन्होंने कोर्सेज न्यू लॉन्च किए हैं ना, ये इसलिए लॉन्च किए ताकि स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज हो जाए कि प्रोफाइल बिल्डिंग नाम की कोई चीज होती है। मैं ये दिखा देता हूँ, ये कोर्सेज, ये जो नए एडिशनल कोर्सेज लॉन्च किए हैं, ये जिसे आपको लैंग्वेज सीखनी है, आपको इनोवेशन सीखनी है, आपको एथिक्स सीखने हैं, आपको स्किल सीखने हैं, ये इसलिए सिखा रहे हैं क्या, ताकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या अब्रॉड, ये इंडिया में भी अगर आपको हायर स्टडीज करनी है तो आपकी प्रोफाइल पहले स्ट्रांग होनी चाहिए। अब प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या क्या प्लानिंग होती है? जब भी आप किसी कॉलेज में जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वहां के आपको इवेंट्स अटेंड करने हैं, वहां के आपको सेमिनार्स अटेंड करने हैं, आपको वहां की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, आपको इंटर्नशिप्स भी करनी है, आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी कुछ ज्वाइन करने हैं, आपको ऑफलाइन कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, ट्विटर, डिजाइनिंग, फोटोशॉप, ये स्किल्स भी आपके होने चाहिए। आपको पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज करने चाहिए, आपको अपने लैंग्वेज स्किल्स पे भी फोकस करना चाहिए। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कर लोगे तो एक बहुत ही अच्छा है। तो ये सब चीजें अगर आप करना शुरू कर देते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपने थर्ड ईयर तक अपनी इतनी अच्छी प्रोफाइल बना लेगी, जिसके बाद आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो, एकेडमिक प्रोफाइल तो होना ही चाहिए, परसेंटेज तो अच्छी आनी ही चाहिए, लेकिन आपको अपने साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए मैं डिटेल में 1 to 1 एक एक बच्चे की प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव करते हैं उसके बारे में भी आपको गाइड कर सकता हूँ। तो अब आपको ये देखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है कि कई बच्चे ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सर इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम कैसे चूज करें अपना करियर और अपना कोर्स। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए दो ही चीजें हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, अपनी इंटरेस्ट और अपने एप्टीट्यूड पे आप चेक करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस है। और अगर आप ये खुद जज नहीं कर पाते, आपके पेरेंट्स जज नहीं कर पाते, तो आप इसके लिए किसी प्रोफेशनल काउंसलर से मिलो। आप मुझसे भी इसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। हम इसके लिए स्टूडेंट्स का एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, और साइकोमेट्रिक टेस्ट में हम एनालिसिस करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड क्या है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स के साइकोमेट्रिक एनालिसिस लेने के बाद मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि स्टूडेंट सोच कुछ और होता है, लेकिन उसके बाद जब हम उसके साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और आता है। उसमें हमें स्टूडेंट्स के टॉप 5 करियर ऑप्शंस के बारे में पता लग जाता है कि वो टॉप 5 ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स है जिसमें वो जा सकता है, जिसमें वो अपना एक बेस्ट परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद एक रिपोर्ट जनरेट होती है। रिपोर्ट में आपकी पूरी एक तरह से जन्म पत्री होती है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आप फ्यूचर में किस किस चीज में एक्सेल करेंगे, कैसे कैसे आपको, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या क्या कोर्सेज करने चाहिए, सारी रिकमेंडेशन होती है। फिर वो हम जैसे प्रोफेशनल काउंसलर्स आपको गाइड करते हैं और उसके बाद हम आपको प्रॉपर करियर प्लान बना के देते हैं। और कई बच्चे यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सा कोर्स करना है, कैसे रिसर्च करनी है। उसके लिए हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, उसमें आपके पास n नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस है। वो मैं अभी आपको शो करूंगा वेबसाइट, लेकिन मैं अभी फिलहाल आगे बढ़ रहा हूं एक चीज में, जो अगर आपको किसी भी साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको अगर एंट्रेंस एग्जाम्स के अगर आपको फॉर्म भरने हैं, आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए आपको हम टीचवेल की तरफ से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, और आपको स्टडी अब्रॉड के लिए अगर गाइडेंस चाहिए, प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए गाइडेंस चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को अपने माइंड में रख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं और आप इस पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आपने ये 1.5 मंथ्स, अगर आप 12th क्लास में हैं और अगर आपने ये 1.5 मंथ्स वेस्ट कर दिया, एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं की, तो बोर्ड के एग्जाम्स के बाद इट विल बी टू लेट, इट विल बी टू लेट। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक वेबसाइट अभी डिस्प्ले कर रहा हूं, जिन बच्चों को उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कुछ ऑप्शंस है, तो गरिमा मैम आप अब इसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन कर देंगे। जिन बच्चों को अनम्यूट करना है वो अनम्यूट कर सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ अगर आपको। ओके सर। हाँ बोलो। सर, स्टूडेंट्स के जो सबसे ज्यादा डाउट्स हैं वो डाउट्स यही हैं, दे आर वेरी कंफ्यूज कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो CUCET लेंगे। अगेन एंड अगेन मैं इनको रिप्लाई कर रही हूँ दैट इट्स यूनिवर्सिटीज नॉट कॉलेजेस। CUCT में कौन कौन से कॉलेज हैं? CUCT में समझ लो ऑल ओवर इंडिया की 53 यूनिवर्सिटीज हैं। अब 53 यूनिवर्सिटीज में हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं DU का। अब DU के अंदर 65 कॉलेजेस हैं सपोज, तो सारे के सारे कॉलेजेस CUCT का एग्जाम देंगे। और अगर मान लो मुंबई यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर 35 कॉलेजेस हैं, तो वो सारे के सारे कॉलेजेस किसका एग्जाम लेंगे? CUCT का। समझे बच्चे? और क्या क्वेश्चन है गरिमा मैम? या बच्चों को अनम्यूट कीजिए ताकि हम बच्चों से ऑप्शन ले सके, चैट ऑप्शंस में बात कर सके। यस स्टूडेंट्स, किसका क्या डाउट है? सर एक सेकंड में, हिमांशु सर टंडन हैंड देख रेज रहा कर रहे हैं है। हाँ, आप अनम्यूट करो इनको। सर दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ। या ओके। Good afternoon, sir. या हिमांशु, टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर जैसे मुझे आगे BBA के लिए करना है सर, तो सर बेस्ट कॉलेज सर दिल्ली में कौन सा रहेगा जिसके अंदर CUCET हो? वैसे तो देखो BBA जो DU का, एक मिनट, जो DU का BBA है, DU का BBA जो है वो सुखदेव कॉलेज से है, केशव महाविद्यालय से है। देयर आर 8 कॉलेजेस ऑफरिंग BBA। BBA नहीं है, उसका नाम BMS है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, राइट। तो अभी तो ये CUCT के अंदर नहीं आ रहा, अभी ये DU JAT के अंदर आ रहा है। बट मेरे को इंटरनल इंफॉर्मेशन है कि DU JAT विल बी रिप्लेस्ड बाय CUCT दिस ईयर ऑनवर्ड्स। तो सुखदेव कॉलेज, केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय, दीज आर द बेस्ट कॉलेज। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, जहां से आप BBA सो कॉल्ड BMS कर सकते हो, राइट, सेम है। ओके हिमांशु? यस, एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, जब तक आपके क्वेश्चन माइंड में आते हैं, मैं आपको एक स्क्रीन पे एक चीज दिखा रहा हूं। ये एक उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको थोड़ी रिसर्च करनी है। जैसे हमने ये एक वेबसाइट है हमारे पास स्टूडेंट्स की, 3 पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड्स। एक मिनट बच्चों, मैं एक बार इसको बता दूं, हमारे पास ना करियर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, कॉलेज डायरेक्टरी देखने के लिए, एग्जाम डायरेक्टरी देखने के लिए एक वेबसाइट है। अगर हम करियर्स को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इस में आप
अलग अलग तरीके के कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन दे रखी है प्रोफेशनल कोर्सेज की और वोकेशनल कोर्सेज की। प्रोफेशनल कोर्सेज जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, और वोकेशनल कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग स्किल एक्वायर करना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, और हम यहाँ पे मान लो फाइनेंस एंड बैंकिंग में जाते हैं, तो फाइनेंस बैंकिंग में आप क्या क्या प्रोफेशंस कर सकते हैं? जैसे अकाउंटेंट है, बैंकर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, फाइनेंस मैनेजर है, ये सारी ऑप्शंस आ गई है। अगर मान लो मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर में क्लिक करूंगा। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इंटरनेट पे काफी सारी चीजें अवेलेबल है। इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं। जो लोग हमसे करियर काउंसलिंग लेते हैं उनको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है, 1 साल की मेंबरशिप मिलती है, जिसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हो और इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में, उनकी स्पेशलाइजेशन की, वो क्या क्या सेल्स एंड मैनेजर बनता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस में जाता है, फाइनेंशियल एनालिसिस बनता है, मतलब ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन। उसके लिए आपके पास क्या क्या करियर प्लान है, कौन सी स्ट्रीम वाला स्टूडेंट इसमें जा सकता है, साइंस वाला हो, चाहे ह्यूमैनिटीज वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला हो, कोई भी जा सकता है। और उसके बाद उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके बाद आगे उसके लिए कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, उसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उसके लिए इंडिया और अब्रॉड में क्या क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उसकी क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अब जैसे हमें कॉलेजेस सर्च करने हैं, जैसे एक बच्चे हिमांशु का भी क्वेश्चन था कि सर हमें कॉलेजेस कैसे फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे कॉलेजेस जाके फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, हमें किसी गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे कॉलेजेस फाइंड किए। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट में ऑप्शंस आ गई कि हमें गवर्नमेंट में जाना है, या गवर्नमेंट एडिड में जाना है, या प्राइवेट में जाना है। सपोज हमने गवर्नमेंट में जाना है और गवर्नमेंट एडिट में जाना है। मैंने सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, मैं एक तरह से इसका प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि ये वेबसाइट कैसे वर्क करती है। और उसके बाद मुझे किस कंट्री में जाना है, मान लो मुझे जाना है इंडिया में, और इंडिया और मुझे कनाडा, दोनों की ऑप्शंस लेनी है। मुझे इंडिया में भी जाना है और मुझे कनाडा में भी देखना है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की क्या क्या ऑप्शंस है। और उसके बाद यहाँ पे हम हमारे को सिटीज आ गई, ये कनाडा की सिटीज आ गई और इंडिया की। इंडिया में मेरे को दिल्ली में देखना है या हरियाणा में लेने देखना है, और मान लो मेरे को, मैंने सिटीज सिलेक्ट कर ली दिल्ली और हरियाणा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सारे साइट पे कॉलेजेस की लिस्ट आ रही है, आईआईटी दिल्ली, रामजस कॉलेज और कमला नेहरू कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ गई मेरे पास कि हमारे को कौन, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जहां से हम इस टाइप के कोर्सेज को कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट से आपको इंडिया, अब्रॉड, मोर देन 500 करियर ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के चैट आए हुए हैं कई बच्चों के, और कई बच्चों ने हैंड रेज किया था। एक बार अगर हैंड रेज दोबारा करोगे तो सो दैट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन रेज योर क्वेरी। यस, सबसे पहले दिशा, दिशा बेटा बताइए क्या आपका क्वेश्चन है। दिशा, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दिशा कपिला, वीना, वीना भारद्वाज जी, भारद्वाज है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। दक्ष, Excuse me, sir. कौन बोल रहे हैं? हाँ, दिशा, दिशा Disha बोलिए Kapila. बोलिए बोलिए बेटा। Sir, that time I was unable to mute myself. इट्स ओके, टेल मी। या Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, बताइए। Sir, I want to ask that not all colleges of Pol Science Honors conduct DU-JAT exam. So those colleges, those who don't conduct DU-JAT exam for Pol Science Honors, so they will, in that colleges, we will get admission on 10+12 exam mark sheets. देखो, अब कॉलेज की ना मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि इस साल से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। Every college will take admissions on the basis of CUCET. DU-JAT तो है ही नहीं पॉल साइंस में। DU-JAT जो होता है वो तो बीबीए के लिए होता है, बीबीए फाइनेंस के लिए होता है। तो पॉल साइंस में एडमिशन लेने के लिए बेटा आपको CUCET के अलावा कोई सेकंड चॉइस नहीं है, कॉलेजेस के पास भी नहीं है। Colleges, even entire university have to follow this. So, sir, for taking Pol Science Honors, I have to clear CUCT exam. Yeah. Plus subject MCQs on based on Pol Science of OV 11th के भी और 12th के भी।
And sir, you have told that about new additional course. Sir, if I am opting Pol Science honors, so I have to take English and any another language also. यस, वो आज नए नए कोर्सेज भी ऐड हो गए हैं डीयू में, ताकि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाए. Okay, sir. Thank you, sir. हाँ जी. यस, दक्ष मेहता, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे अब ये जो कट ऑफ सिस्टम है एकदम अबॉलिश हो चुका है या हो जाएगा? हो गया, आ चुका है न्यूज में. अच्छा सर. और सर ये जैसे हम इसके लिए CUCT देंगे तो इसका डेट्स कब तक आसपास होंगी? डेट्स क्या हो सकती हैं? जुलाई फर्स्ट वीक. जुलाई फर्स्ट वीक. Okay. Yes, Veena Bhardwaj, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Sir, what are the best colleges for BSc Maths? And sir, what are the BSc Maths in DU? You are looking for in DU? In the meanwhile, we'll talk to Manvi Mishra. Manvi Mishra, please raise your hand. Please unmute. Sorry, please unmute. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Tell me. Thank you for an enlightening session. So I would like to ask that, please, can you come back to the topic where you were describing about BLED? What is the Okay. criteria? You want to know about BLED. See, in BLED, if we talk about BLED was 4-year program earlier also. This year graduation is of 4 years. तो BLED तो वैसी ही रहेगी, उसमें कोई changes नहीं होगा. In BLED, you can teach students. After doing BLED, you will be a teacher and you can teach students up to class 8 easily. But few schools will give you option to teach 9th class and 10th class students. And in BLED entrance, there is no as such aptitude test. They will check your 5 subjects command because you will become a teacher. So you have to give entrance exams based on maths of 9th and 10th, English, SST, social studies, science and Hindi. BLED DU का बिल्कुल अलग पेपर होगा. CUCT के अंदर नहीं आएगा वो, मुझे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया ही बिल्कुल अलग है. और उसके बाद आप किसी भी स्कूल में एज ए एलिमेंट्री टीचर लग सकते हो. और अगर आपको सीनियर क्लासेस को पढ़ाना है, देन यू नीड टू गो फॉर ऑनर्स कोर्स, देन यू नीड टू गो फॉर BEd. अगर आपने लेक्चरर बनना है, देन यू नीड टू गो फॉर ऑनर्स, देन मास्टर्स, देन यू नीड टू क्वालिफाई नेट. Okay, sir. Thank you so much. Any other question regarding BLEd? Sir, yes, one thing. So for that, will the marks of 12th matter? I mean, to such a great extent? No. Only 50% eligibility criteria in each subject of 12th class should be there. That's it. All right, sir. Last thing, so for if one wants to do BSc in psychology, what are the colleges that which comes under the CUCT paraphernalia? I am giving you your answer in one line. CUCT is supreme test for all. Okay, sir. आपको कुछ नहीं सोचना. गवर्नमेंट ने कंफ्यूजन ही खत्म कर दी है. हर चीज के लिए एक ही एंट्रेंस है ना. जैसे मोदी की याद है ना, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 इलेक्शन फॉर 1 नेशन 1 इलेक्शन. उसने कर दिया 1 टेस्ट फॉर एंटायर यूनिवर्सिटीज, एंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नॉट प्राइवेट, नॉट स्टेट. प्राइवेट की अलग टेस्ट होंगे, क्लैट का अलग होगा, स्टेट का जैसे IP यूनिवर्सिटी केजरीवाल के अंडर आती है तो उसका IP यूनिवर्सिटी का टेस्ट अलग होगा. बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी यूनिवर्सिटीज आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उसका एक ही टेस्ट होगा. गॉट इट? समझ में आ गया बेटा? चलिए, स्नेहा प्लीज. स्नेहा. सर
यस सर। सर विदाउट मैथ्स बीबीए हम अप्लाई नहीं कर सकते डीयू में? कर सकते हैं इस साल। आप न्यूज़ देखो बस, और आप मेरे टच में रहो सारे बच्चों। मैं अभी आपको एक अपना ना मैम का व्हाट्सएप नंबर दिया है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको ना सबसे पहले ना अपने साथ कनेक्ट करता हूँ। आप सब लोगों को आगे की अपडेट्स के लिए अगर मेरे साथ कनेक्टेड रहना है तो ये स्क्रीन पे मेरा एक नंबर है, अगर आप उसको देखोगे, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ish.gera, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95558257। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है वो वाली अभी। आई एम सॉरी, मैं अभी एक बार शेयर कर लेता हूँ। यस स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं आगे फ्यूचर में भी, प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए भी और छोटी मोटी गाइडेंस के लिए भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ish.gera मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप, और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव करके मुझे एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं अपने नाम और अपने स्कूल के नाम के साथ। आपको मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूंगा जो स्टूडेंट्स की है। उसमें मैं स्टूडेंट्स को काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और ये एक मेरा टीचवेल का करियर गाइडेंस ग्रुप है फेसबुक पे, इसका भी लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, जिसके बेसिस पे आप लोग मेरे साथ, जो स्टूडेंट्स जब व्हाट्सएप आया था ना तब से मेरे साथ कई स्टूडेंट्स आज तक कनेक्टेड है। मतलब बैचलर्स के बाद, मास्टर्स के बाद, इवन जॉब्स के लिए भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो, तो मैं बच्चों की बहुत ज्यादा गाइडेंस और बहुत ज्यादा हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। राइट, तो ये आप नंबर अपने मोबाइल में सेव करके मुझे हेलो भेज सकते हैं और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स। हाँ स्नेहा, आपका क्वेश्चन क्या था? स्नेहा, आपका क्वेश्चन क्या था? स्नेहा, आई वॉज टॉकिंग टू यू, आर यू देयर? स्नेहा, आई थिंक स्नेहा को लगा कि स्नेहा इज नॉट लिस्टिंग। मयंक केडिया प्लीज। सर हाँ स्नेहा, बोलो बोलो बेटा बोलो। सर माइक नहीं ओपन हो रहा था। इट्स ओके, बोलिए। सर बीबीए अप्लाई करना है पर विदाउट मैथ्स नहीं कर सकते डीयू में? मेरे को पूरी उम्मीद है 99.9% इस साल डीयू से मैथ्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। सर कंफर्म हो जाएगा? क्रॉस योर फिंगर्स। मैं अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ना, मैं भी तो एक करियर का एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, मुझे भी पता है ना कि क्या चल रही है कहानी। क्योंकि अगर सबको एक स्ट्रीमलाइन करना है तो उनको मैथ्स का क्राइटेरिया हटाना ही पड़ेगा। आपको पता है कि डीयू में आज से 6 साल पहले जब डीयू जैट नहीं आया था तब 11-12 में मैथ्स की कंपल्शन नहीं थी। ठीक है, तो आप वेट करो, नोटिफिकेशन का वेट करो। यस मयंक। Mayank, can you Sanam? Mayank, yeah, Mayank is online. Yes sir, mic mute नहीं हो रहा था। बोलिए बेटा, बोलिए। Yes sir, next year सर मैं इस ईयर 12th में हूँ। नेक्स्ट ईयर आईपीएम का एग्जाम दे सकते हैं क्या? आप इस समय 12th में हो? यस सर। आपको लग रहा है कि मैं 1 साल ड्रॉप करूं और प्रॉपर प्रिपरेशन करूं अच्छे से और अगले साल आईपीएम के लिए तैयारी अगले साल दे दूं? यस सर। हाँ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सनम, आपका क्या क्वेश्चन है? Good afternoon, sir. Good afternoon. You didn't discuss much about vocational courses, so if you could. Yes. Vocational courses in particular, any particular choice about any vocational course? आपकी कोई चॉइस है सनम? सनम, आपकी कोई चॉइस है वोकेशनल कोर्स को लेके? Sir, actually mic unmute नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, बोलिए। Sir, flying related. किससे रिलेटेड बेटा? Flying, Air Force. Air Force में you want to go for vocational course? Yes, sir. Sir, what are the different courses in it and entrance exams and basically flying related? Okay, you want to go for flying related courses. Right. So it is a technical course. It is not a vocational course, first of all, right?
And Yes. second thing, if you want to go for commercial pilot training or you want to go for defense, आप मुझे दोनों में डिफरेंस बताओ. आपको कमर्शियल एयरलाइंस Commercial pilot training, yes sir. कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए आपको फ्लाइंग कोर्स करना पड़ेगा. द्वारका में होता है, हिंडन एयरबेस पे होता है, और रायबरेली में होता है, बेंगलोर में होता है. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कमर्शियल पायलट का लाइसेंस देते हैं. गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है. गवर्नमेंट का एक ही है सिर्फ रायबरेली में, राइट. उसके लिए आपको जेट एग्जाम, जेट की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. आप एक काम कीजिए, आप मुझे ना मेरा व्हाट्सएप पे मुझे अपना हेलो भेजिए, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स अलग से दे दूंगा. बिकॉज ये थोड़ा सा इस सेशन से थोड़ा सा टॉपिक हटके है, तो भी मेरे को काफी सारे बच्चों के ना क्वेरीज आई हैं. तो मैं Yes, yes, all right, sir. प्लीज, ठीक है. सॉरी, हिताक्षी प्लीज. Thank you, sir. या हिताक्षी. हिताक्षी इनिका मखीजा. कौन सर अगर पहले यूपीएससी के एग्जाम के लिए अप्लाई करना हो तो उसके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है, तो वो हम बीएलएड में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. जरूरी है कि बीए पॉलिटिकल ऑनर्स में ही करना है? बिल्कुल कर सकते हैं. बी स्टैंड फॉर बैचलर्स, और चाहे वो बी आपने बैचलर्स डिग्री इंडिया से की हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की हो, चाहे वो आपने बैचलर्स डिग्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की हो, स्टेट से की हो. अगर आपने बैचलर्स डिग्री ले रखी है, यू आर एलिजिबल फॉर यूपीएससी. गॉट इट? चाहे आपने बीएलएड ही क्यों ना की हो. सर यस. हमने अगर सीटी का टेस्ट देने के बाद क्या हम लोग को अलग से एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने पड़ेंगे कॉलेजेस के? हाँ. तो वो कब तक डेट्स आएंगे, उसका कुछ आइडिया? मतलब जुलाई फर्स्ट वीक. ओके, थैंक यू सर. इनिका, हो गया आपका क्वेश्चन आंसर? दिस वाज हिताक्षी सर. हिताक्षी. इनिका. यस सर, थैंक यू सर. ओके ओके बेटा. तनिष्क श्रीवास्तव. Good afternoon, sir. या बेटा बोलो, आपका क्या क्वेश्चन है? Sir, I'm preparing for my DUJAT and BCom honors. So, sir, I wanted to ask if the entrance exam will bear similar questions or if there is a cumulative exam for the entire DU university. Cumulative exam. Cumulative exam. Pattern. See, they can ask anything up to 10th standard. And they will include 11-12 syllabus only for subject specific test. तनिष, अगर आपको इको ऑनर्स करना है तो आपको 11-12 का सिलेबस आएगा, नहीं तो एंट्रेंस एप्टीट्यूड में अप टू 10th लेवल ही आएगा, चाहे वो कोई भी हो. गॉट इट? अनन्या. Hello. Yes sir, good afternoon. I wasn't able to unmute myself. Yeah, Tanish, बोलो. Hold for a moment. Yes, sir, I wanted to opt for BCom honors. You want to opt for BCom honors? For that, you need to give CUCET. Yes, sir. So, sir, will it have commerce-related questions or up to 10? Commerce-related questions will be asked in subject-specific test. There will be two tests. I am telling you again, there will be two tests. One is based on your aptitude up to 10th standard, maths, English, GK and logical reasoning, जिसका कोई syllabus नहीं होता, कोई standard नहीं होता. And they will ask questions from 11-12 accounts and business studies. कब होगी registration? Okay, and sir, when will we be able to register ourselves? When will the days be? Wait for the notification. Wait for the notification. Okay. Be in touch. Wait for the notification. Thank you, sir. Ananya, yes, you are. Sir, for psychology honors also, like there will be subject specific test in psychology. Yes. 11-12 psychology की book संभाल के रखो बेटा. Okay, sir. Thank you. Yes, Sumati Kapoor. Sumati Kapoor, please. Sumati Kapoor. Himanshi Narula.
Sunidhi Nagpal. Good afternoon, sir. Thank you for this session. Yeah. Sir, I have this one question. In the specific entrance exam, I want to pursue psychology honors. So, do I have to prepare only 11th and 12th psychology syllabus, or the whole 5 subjects that I have? No. Only 11th, 12th psychology, plus you need to prepare for aptitude. And so, in 12th, the syllabus has been reduced for this particular year. So, do we have to prepare that syllabus as well or not? That is a big question. Because due to COVID this year, 30% syllabus has been, they have deleted 30% syllabus. So I think they should consider this. This is a very, very typical question. For me, I think they will cover the entire psychology, because मुझे नहीं लगता कि टीचर्स जो पेपर सेटर है वो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सिलेबस में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा. वो तो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछेंगे, क्योंकि ये सीबीएसई का सिलेबस नहीं है ना बेटा. तो ये मेरा गैस है, क्योंकि अभी गाइडलाइंस आ जाएंगी और मैं ये क्वेश्चन जब डीयू के जो वेबिनार्स या सेमिनार्स होंगे, जिन लेक्चरर्स को मैं जानता हूँ, मैं ये क्वेश्चन जरूर रेस करूंगा आपके बिहाफ पे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने जो डिस्कस की है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 30% सिलेबस इस साल डिलीट हो गया उसको भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एंट्रेंस में तो साइकोलॉजी का कुछ भी आ सकता है. नाइस क्वेश्चन, एंड आई थिंक फॉर द सेफर साइड वी शुड स्टडी, बट आफ्टर 12th, नॉट राइट नाउ. राइट नाउ अभी आप साइकोलॉजी उतनी ही पढ़ो जो 12th में आ रही है. गॉट इट बेटा? यस. Yogita Sharma. Himanshi Narula. Yeah, Himanshi. Sorry, Himanshi. You're done. Yeah. Good morning, sir. Good afternoon, beta. Good morning. Good afternoon, sir. Himanshi Narula, sir. हाँ बोलिए. सर इस बार ड्यू में जैसे लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज का कोर्स आप कह रहे हो कर सकते हैं, तो साइड बाय साइड अगर 2 कोर्सेज कैसे हो सकते हैं? अगर हम फॉरेन लैंग्वेज को साइड बाय साइड लेके चलें, देन ड्यू से कोई और कोर्स करना चाहे, 2 कोर्स कैसे हो पाएंगे? देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ. आप किसी जमाने में एक फोन यूज करते थे, उस फोन में सिर्फ आप कॉल करते थे और एसएमएस होता था. आज आप उस फोन से व्हाट्सएप भी करते हैं, उस पर मेल भी चेक करते हैं. इसे कहते हैं स्मार्ट थिंग. इसी तरह अब डीयू का जो डिग्री सिस्टम है या किसी भी यूनिवर्सिटी का डिग्री सिस्टम है, वो इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है. इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं पड़े हुए हैं कि आप इको ऑनर्स कर रहे हैं या फिजिक्स कर रहे हैं तो आप उसी में घुसे हुए हैं. आपको और भी लर्निंग्स करनी जरूरी है, क्योंकि लाइफ स्किल्स लेने भी बहुत जरूरी है. तो इसलिए उन्होंने अपने कोर्स को फॉरेन एजुकेशन सिस्टम की तरह इंटरडिसिप्लिनरी मतलब मल्टीपल चीजें उसमें ऐड कर दी हैं. तो वो क्रेडिट पॉइंट्स आपको लेने ही पड़ेंगे. थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट अब तो करना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है. क्योंकि इंडियन एजुकेशन, क्यों लोग बाहर इतने पढ़ने जाते हैं, इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमसे अच्छा है, तभी तो बाहर जा रहे हैं. वहाँ की डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे अच्छी जॉब मिल रही है. बट वो कहते हैं कि इंडिया के बच्चे को ग्रेजुएशन करने के बाद भी अच्छी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया की ग्रेजुएशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम था, वो 32 साल पुराना है. मतलब आपके पेरेंट्स ने भी वही ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स इको ऑनर्स करी है. आप लोग लकी हैं कि इस साल आपको चेंज कर दिया गया, आपके सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया. मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी 2.0 हो गया. पहले 1.1 1.0 था, अब 2.0 हो गया. गॉट इट? तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और हो जाएगा. तो सर एक ही कॉलेज से क्या ये दोनों चीजें 2 चीजें साथ लेके चला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा. आप देखते जाइए, कॉलेज में ही करिकुलम हो जाएगा ये सारा. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. यस, टिशा. सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला था कि बीएलएड के लिए हमें 9th 10th की मैथ्स और साइंस आनी चाहिए. अगर वो हमारी वीक है तो मैं बीएलएड के लिए एलिजिबल हूँ? एलिजिबल तो हो, क्योंकि वीक को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है. जैसे अगर मैं वीक हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम वीक है, तो मैं विटामिन की गोलियां खाऊंगा तो मेरा इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा. इसी तरह अगर मैथ्स और साइंस आपकी वीक है तो आप उसकी कोचिंग लीजिए हमारे पास या कहीं पे भी, और आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए. आपके पास टाइम है अभी 2-4 महीने, और उसको अप टू डेट करिए. वीक चीज को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है.
एलिजिबल होने के लिए आपके 50% आने चाहिए, और 50% तो आप ले ही आओगे, इतने भी वीक नहीं होगी 50% से बिलो आएंगे। अगर आपके 12th में 50% से बिलो मार्क्स आएंगे तो फिर आप बहुत वीक हो, फिर तो आप पॉसिबल ही नहीं है करना। गॉट इट तिशा? तिशा, आपका आंसर मिल गया आपको? यस सर, मेरे को मिल गया। ओके, चलिए। योगिता शर्मा। Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon. So I am a science student. So when I give my CUET for BSc CS, so the subject specifics part will have only CS questions or physics, chemistry, and maths as well. No. It will be based on computers and maths, not physics, chemistry. Not physics, chemistry. Computers, okay, thank you. Maths and computers. Thank you, sir. Thank you, beta. Yes, Khushi. खुशी। तो मैंने एक्चुअली डिजाइनिंग करनी है, मर्चेंडाइज का कोर्स, तो उसके लिए कॉलेज मैं देख रही हूँ, बट सारे जिससे भी मैं पूछ रही हूँ वो कह रहे हैं कि पर्ल अकेडमी सबसे बेस्ट है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसके अलावा कोई उसके अलावा आपको अगर इकोनॉमिकल चाहिए तो आपके पास डिप्लोमा कोर्स है, आपके पास पॉलिटेक्निक है, आपके पास कुछ और यूनिवर्सिटीज भी हैं। आप एक काम कीजिए, एक नंबर नोट कीजिए, 93121, नोट कीजिए फटाफट, 93121। हाँ जी। 76726। ओके सर। ये गरिमा मैम का नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप डाल दीजिए और कल मॉर्निंग में उनसे एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए। वो आपको डिजाइन से रिलेटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डिप्लोमा कोर्सेज की सारी डिटेल्स शेयर करेंगी और आपको गाइडेंस दे देंगी। ओवर द फोन चाहिए हो या आपको विजिट करना हो टीच वेल तो आप विजिट भी कर सकते हैं। गॉट इट? हाँ जी सर। सुहानी अरोड़ा, या सुहानी। Hello, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, बताइए। Sir, I wanted to ask that if we have to do a degree in any foreign language, will it be sufficient? Like if we do BA in French only, so what would be the career prospects ahead? If we, beta, if you're talking about degree in foreign language, now there is only one university, that is called JNU, who provides degree in foreign language in nearby area in North India, basically. But I suggest you to go for a normal degree, and you need to qualify the A1, A2, B1, B2. Which language you want to pursue in near future? Suhani, are you looking for French or German or Spanish? Any which language you are planning to pursue? Yes, Suhani, I couldn't hear you. आपको कौन सी लैंग्वेज करनी है बेटा? Yes, sir. So I wanted to do French. If you want to go for French, I think you are having two options. You can do it from Delhi University side by side. अब किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी की या फॉरेन लैंग्वेज को करने के लिए आपकी लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। तो आप एक इंस्टीट्यूशन है इनकी एम्बेसी का, एलियंस फ्रांसे, दैट इज इन साउथ एक्स। वहां पे A1, A2, B1, B2, C1, C2 तीन लेवल्स होते हैं। अगर आपने ये लेवल्स क्लियर कर लिए साइड बाय साइड योर ग्रेजुएशन, तब आपके पास इक्विवेलेंट टू डिग्री। रेस्ट अपॉन यू कि अगर आपको डिग्री के लिए क्वालिफाई करना है तो CUCT के अंदर ही आएगा। वो भी पहले JNU का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन इस साल वो CUCT के अंदर ही आएगा। तो आप वहां से भी कर सकते हो, और आप नॉर्मल डिग्री करने के साथ पैरेलली फ्रेंच का एलियंस फ्रांसे से कोर्स कर सकते हो, और उसमें जो उनकी एम्बेसी के एग्जाम्स होते हैं और लेवल वाइज एग्जाम होते हैं, उसके लिए डेल्फ का कोर्स होता है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, तो आप उस पर मुझे रिक्वेस्ट भेज देना, मैं आपको डिटेल्स भी सेंड कर दूंगा। Okay, thank you, sir. Thank you so much. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम खुशी। 2-3 कैंडिडेट्स रह गए हैं, ऑलमोस्ट ये सेशन ओवर होने वाला है, तो आप अपने फटाफट क्वेश्चन जिसको भी हैंड रेज करना है। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, आइनेश मखीजा, बताइए। सर DU में BCA है कि नहीं है? DU में BSc कंप्यूटर साइंस है, BCA नहीं है। DU में BSc कंप्यूटर साइंस है, BCA नहीं है।
और बीएससी कंप्यूटर साइंस में पहले कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन होता था, इस साल उसके लिए भी CUCT होगा और साथ में कंप्यूटर्स और 11th-12th का मैथ्स भी आएगा सब्जेक्टिव टेस्ट में। और सर सीए के, अगर किसी को सीए करनी हो तो सीए के साथ कौन सा इजी कोर्स है? हम बीकॉम कर सकते हैं सर सीए के साथ? बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो। ओके सर, ठीक है, यस खुशी। और गुड सर आफ्टरनून सर। बीकॉम डीयू में है? हाँ बेटा, सर बीकॉम डीयू में है? देखो बीकॉम डीयू में है, लेकिन वही वाली बात है, फर्स्ट ईयर में अगर आपने एग्जिट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में एग्जिट किया तो डिप्लोमा किया मिलेगा, थर्ड ईयर में आपको बीकॉम की ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और फोर्थ ईयर में आपको बीकॉम ऑनर्स करनी पड़ेगी। आपको बीकॉम ऑनर्स करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक प्रोफेशनल डिग्री सीए साइड बाय साइड कर रहे हो, आपको एमकॉम करनी है तब आपको जाके बीकॉम ऑनर्स करनी है। अगर आपको एमकॉम नहीं करनी है, आपके पास एक अलग एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सीए साथ साथ चल रही है, तो आप सिर्फ 3 साल की डिग्री कर दो बीकॉम की, दैट्स इट, आप ग्रेजुएट भी माने जाओगे और एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी माने जाओगे। गॉट इट? ओके सर, समझ में आ गया? यस खुशी एंड वीना भारद्वाज, आई थिंक इन दोनों की क्वेरीज में ले चुका हूं, या कुछ रह गया किसी का? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। खुशी बोलो बेटा। सर बीएफए कोर्सेज के लिए आप एक बार बता दीजिए क्योंकि बैचलर एंट्रेंस ऑफ फाइन एग्जाम आर्ट्स? कैसे होगा। हाँ जी सर। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स है, उसके लिए भी CUCT होगा और साथ में आपका एक स्केचिंग का, ड्राइंग का, स्कल्पचर का अलग से स्किल बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसके लिए आपको अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी, और या आपके अंदर टैलेंट है तो आप उसको नर्चर कर सकते हो, और BFA DU में एंट्रेंस के थ्रू ही होगा, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स फाइन आर्ट्स। यस पूजा, सॉरी अनन्या, या Yes, sir. Sir, actually, I want to ask the weekend aptitude classes which your institute provide. Beta, we are providing weekend. Earlier, we were providing weekend. Now we are going to start a new batch from Wednesday, and we are going to provide 3 to 4 days in a week so that we can accelerate the course because 15 April तक ही हम classes ले पाएंगे, उसके बाद हम break देंगे students को। तो आप इसके लिए अनन्या बोल रहे हैं ना, अनन्या आप एक नंबर नोट कर लीजिए 931। Sir, I am part of that classes. I have already joined. Okay, you have joined. Okay. Yes, Now, sir. Actually, I want to know that it will prepare us for CUCET. Yes. We or will have to prepare anything include, else also. Yeah. We will include all curriculums related to aptitude. Don't worry at all. Okay, sir. Thank you. Yes. Thank you, beta. Yes, Sambhav Gupta. ये कोई बात? Sambhav Gupta. Veena Bhardwaj, please. Veena Bhardwaj. Yes. गुड आफ्टरनून सर। या वीना बोलिए, जल्दी बोलिए। सर मेरा पहला बीच में रह गया था सर, हाँ, बोलो। BSc के लिए कौन से BSc मैथ्स के लिए कौन से कॉलेजेस बेस्ट है? देखो आर्यभट्टा कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, KMC कॉलेज है, और ये केशव महाविद्यालय अच्छा है। ये टॉप 5 DU की आप कट ऑफ लिस्ट देख लो, लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर लो, और उसके हिसाब से जिसकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी उस हिसाब से रैंकिंग डाल लो, अपने पता लग जाएगा कौन सा अच्छा है। ओके सर, और उनके और सर CUCET के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन से हैं? मैथ्स का होगा, 11-12 की मैथ्स। ओके सर, थैंक यू सर। और जो टॉपिक कटे हुए हैं ना इस बार वो भी आएंगे। ओके सर। यस, आगे बढ़िए। आगे एक बच्चा है जिसका नाम नहीं लिखा हुआ, उसका नाम है 85EA4C3B। Yes, sir. Sir, Akshita this side. अक्षिता, या टेल मी बेटा। So, which is better to pursue, CA or CS? It depends on your future career prospects. If you are planning to go for accounting and taxation, then I think you should go for CA. If you are interested in practical subjects, if you are good in theoretical subjects, if you go for HR, if you want to go for this law related, company law related things, you want to manage the things, then CS. But if we talk about job prospects and future prospects,
CA has brighter future as compared to CS. CS is Okay, sir. technical based. Thank And you, sir. if you do law along with CS, that will be a good combination. Then your prospects will be very high. Thank you, sir. Yes, Dev Sharma. Yes, Dev Sharma, please. हेलो यस सर गुड आफ्टरनून सर सर मैं आपसे पूछ रहा था कि बीजीएमसी डीयू में अवेलेबल है मतलब यस है बिल्कुल है सर मास्टर या 3 ईयर कोर्स भी दो है एक 5 ईयर कोर्स है इंटीग्रेटेड बीजेएमसी प्लस एमजेएमसी और एक 3 इयर्स कोर्स भी है बीजेएमसी का ओके सर और उसके लिए भी सीयूसीटी ही होगा और उसमें ओके मीडिया अवेयरनेस आएगा ओके थैंक यू सर थैंक यू बेटा संभव गुप्ता यस Sir, can you tell something about CFA and can you compare it with CA also? See, CA is related to bookkeeping and accounting. If you are a commerce student, you must have learned journal, ledger, trial balance, balance sheet, trading account, profit loss account, all this related to financial accounting. And maintaining of recording of accounting books is done by CS, auditing and taxation is done by CA. But if we talk about CFA, it is purely research and analytical based subject. We compare balance sheets, we compare their performance with future, with the past performance, we compare with our competitors. CFA is more inclined toward management accounting, and management will take decisions on the basis of CFA reports, and on the basis of that they will plan to launch new products or they will take their managerial decision on the basis of CFA reports जो CFA बना के देता है. CA जो है वो अकाउंटिंग वर्क करता है, CFA अकाउंटिंग वर्क नहीं करता, वो सिर्फ रिसर्च और एनालिसिस करता है. Okay, sir. So it has a good scope in India and इसके लिए universities हैं available इंडिया में? इसके लिए यूनिवर्सिटीज इंडिया में नहीं है, ये कोर्स इंडिया का भी नहीं है, इसके लिए आपको अब्रॉड से ही करना पड़ेगा. इंडिया में बैठ के कर जरूर सकते हो, क्लासेस ले सकते हो इंडिया में, और डिग्री भी आपको इंडिया में बैठे बैठे मिल जाएगी. और इसकी जो जॉब्स होती हैं वो सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज में ही है. नॉर्मल फर्म CFA अपॉइंट नहीं करती है, बैंकिंग फर्म्स करती हैं, स्टॉक मार्केट फर्म्स करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज रखती हैं. जो मल्टीनेशनल कंपनी या बिग फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, ओनली दे अपॉइंट CFAs. Okay, sir. Thank you. Yes, Dev Sharma. Yes, Dev Sharma. सर Yes. सर जैसे अगर मैं सीए करता हूँ साथ में मैं बीकॉम जो है कॉरेस्पॉन्डेंस से करता हूँ और अगर किसी रीजन से सीए क्लियर नहीं हो सकती तो सर बीकॉम की वैल्यू रहेगी कॉरेस्पॉन्डेंस से? बिल्कुल रहेगी वैल्यू. वैल्यू क्यों नहीं रहेगी? वैल्यू बिल्कुल रहेगी, लेकिन आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन या डिग्री होगी, आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगी. फिर आपको आगे जाके मास्टर्स में MBA फाइनेंस या कोई ऐसा कोर्स करना पड़ेगा जिससे आपकी जॉब मार्केट में एक वैल्यू रहे. सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन से आने वाले टाइम में जॉब मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहेगी. आपको इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स भी एक्वायर करने पड़ेंगे, आपको IT स्किल्स देने पड़ेंगे, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे, पब्लिक स्पीकिंग पे, बाकी सब चीजों पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन या आफ्टर ग्रेजुएशन. सर ओके सर. सर हाँ आइनेश. सर एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ कौन सा टेस्ट देना होगा बीजीएमसी के लिए डीयू में? मीडिया अवेयरनेस और क्रिएटिव राइटिंग. ओके सर. यस, एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? आपको टाइम ना लेते हुए चीजें बताई हैं और कुछ चीजें स्किप हो गई होंगी तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी बच्चे को अगर पर्सनल काउंसलिंग भी चाहिए आगे के लिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.